गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट टॉप यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एग्जाम नजदीक है ना। तो थोड़ा सा एकदम सीरियस मोड में और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आप अपना जो पढ़ाई का जो टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाएं और जो भी टॉपिक आपको समझ में बाय द वे नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट्स करें अपने रियल नेम के साथ में। तो आपका हर एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने बात की कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसको करने वाले जो जो अंग है उन अंगों के ऊपर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण है वो किया जाता है। देन हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो प्रयोग है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमने बात की। जैसे जोसेफ प्रिस्टले का एक फेमस एक्सपेरिमेंट चूहे के ऊपर था, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषी जो अंग है ना, वो अंग होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। और एक हरित लवक की संरचना कैसी होती है उसको हमने एकदम अच्छे से देखा। स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि वर्णक यानी कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इन्हीं वर्णकों से संबंधित एक टॉपिक है ना, वो है वर्णक तंत्र। वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्णक तंत्र जो है उससे संबंधित जो स्ट्रक्चर्स है, जो भी बातें हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके एक टॉपिक आता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है ना, कि प्रकाश अभिक्रिया अभिक्रिया क्या है। तो अपनी एक एनसीईआरटी के अंदर अपना जो इसका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ये है कि प्रकाश जो अभिक्रिया है वो क्या है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि वर्णक या वर्णक तंत्र क्या है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि वर्णक यानी कि पिगमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य वर्णक और दूसरा उसके सहायक वर्णक। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं जो वर्णक है, इन वर्णकों के मिलने से एक सिस्टम बनता है, उसको कहते हैं वर्णक तंत्र। तो देखिए दोस्तों, क्या है उसके ऊपर चर्चा करें कि होता क्या है कि जो वर्णक है ना दोस्तों, कि जो वर्णक जो होते हैं यानी कि पिगमेंट, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, इन पिगमेंट्स की एक व्यवस्था होती है, एक ये तंत्र के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर बात करें तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इनके अंदर एक मेन इस तरीके से एक अंग या संरचना होती है, भाग होता है। उसके बाद में इसके साथ में इस तरीके से काफी सारे अणु और पाए जाते हैं। ऐसे तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले अगर बात करें कि सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो दोस्तों ये जो वर्णक होते हैं, है ना, ये जो वर्णक होते हैं, इन वर्णकों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन नीचे वाले जो भी ये भाग है इनको कहा जाता है दोस्तों एंटीना अणु। एंटीना अणु कहा जाता है, इसको आप केवल एंटीना भी कह सकते हो। दोस्तों, आपको एंटीना कहते ही कुछ तो दिमाग में अच्छे से आ रहा होगा कि पहले के टाइम में ऐसा कुछ हुआ करता था कि छत के ऊपर एक एंटीना लगा रहता था, है ना, और उससे एक वायर यानी कि तार जो है वो हमारी टीवी में हुआ करता था। तो उस एंटीने को सेट करके हम टीवी को अच्छे से देख सकते थे, है ना, जिसको अपन कह रहे हैं सिग्नल आना। तो ठीक इसी तरीके से आप यहां समझें कि जब सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो है वो जब गिरता है इनके ऊपर, तो सूर्य के प्रकाश को ये एंटीना जो मॉलिक्यूल्स है, एंटीना जो अणु है, ये अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करने के बाद में जब ये उत्तेजित हो जाते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है। क्या होता है दोस्तों?
इनसे इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर संचरण होता है और फाइनली जो ये इलेक्ट्रॉन है एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों इसको कहते हैं अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र क्या कहते हैं दोस्तों? अभिक्रिया केंद्र। इसको अभिक्रिया केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसके भी, एंटीना अणु के, कब, जब प्रकाश का अवशोषण किया जाता है तो जितने भी अणु हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, और यहां से ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से बाहर निकलते हैं दोस्तों, और कहां जाते हैं? वो जाते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। कहां जाते हैं दोस्तों? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस केंद्र से बाहर निकाला जाता है तो इसीलिए इसको अभिक्रिया केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि जो अभिक्रिया केंद्र है, अभिक्रिया केंद्र में कौन सा क्लोरोफिल का अणु है? अभिक्रिया केंद्र में कौन सा क्लोरोफिल का अणु भाग ले रहा है, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब फोटोन यानी कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो फोटोन को अपन यूं कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। तो जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर गिरता है तो ये इन वर्णकों के जो अणु है ना, जिसको क्या कहते हैं? एंटीना। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं एंटीना। तो इस एंटीना मॉलिक्यूल से होते हुए इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर इकट्ठा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहां से ये इकट्ठे हो जाते हैं ना, जहां एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको अभिक्रिया केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अभिक्रिया केंद्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वो संरचना है जिससे इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये अभिक्रिया केंद्र है कौन सा क्लोरोफिल का अणु है, इसके आधार पर प्रकाश जो तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा कि जो प्रकाश तंत्र है, प्रकाश तंत्र है ना, तो प्रकाश तंत्र के प्रकार की बात करें, प्रकाश तंत्र के प्रकार की बात करें तो दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके प्रकाश तंत्र फर्स्ट, और इसी को कहते हैं दोस्तों आपके वर्णक तंत्र फर्स्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं वर्णक तंत्र फर्स्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वर्णक तंत्र फर्स्ट में अगर बात करें तो जो अभिक्रिया केंद्र है ना, तो वर्णक तंत्र फर्स्ट में अगर बात करें तो इसमें अभिक्रिया जो केंद्र है, इसमें अभिक्रिया केंद्र वर्णक तंत्र फर्स्ट, यानी कि इसको पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कहते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल ए का क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल ए का 700 का अणु होता है। ठीक है, जिसे ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जिसे P700 भी कहा जाता है। देखिए, अब बात आती है कि सर ये P700 क्या चीज आ गई या क्लोरोफिल 700 क्या चीज है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश को ये वर्णक जो है वो अवशोषित करते हैं। ठीक है,
तो जब ये वर्णक अवशोषित करते हैं तो कौन सी तरंग दैर्ध्य है ना, वेवलेंथ वाला प्रकाश को अवशोषित किया जा रहा है। तो ये जो 700 है, 700 उस वेवलेंथ को बताता है, राइट। और उसी को हम P700 इसलिए कहते हैं, P का मतलब हो गया आपके फोटोन, ठीक है। तो उसी को आप यहां P700 के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्णक तंत्र फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र कौन होता है। तो अभिक्रिया केंद्र होता है दोस्तों क्लोरोफिल ए का 700, और इसी को आपके P700 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि सर ये एंटीना अणु में कौन कौन है। तो एंटीना अणु में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपकी उसकी अदर जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड्स, वो सारे होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करें इसका दूसरे पॉइंट पर बात करें कि प्रकाश तंत्र सेकंड या वर्णक तंत्र सेकंड। तो दोस्तों फीचर सारे सेम है, यानी कि लिखने का कहने का मीनिंग ये है मेरा कि टोटल चीज वही है, लेकिन यहां वेवलेंथ चेंज हो जाती है। कैसे? तो यहां अगर हम बात करें तो पीएस सेकंड में है ना, पीएस सेकंड में यानी कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र क्या होता है दोस्तों? अभिक्रिया केंद्र वो होता है आपके क्लोरोफिल 680 है ना, क्लोरोफिल ए 680, या इसको लिखा जाता है दोस्तों P 680। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, क्लोरोफिल ए 680 या P 680 जो है वो होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि वर्णक तंत्र किसे कहते हैं, समझाइए। तो वर्णक तंत्र प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णकों की एक इकाई है ना, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो उन सबको सम्मिलित रूप से वर्णक तंत्र कहते हैं। और वर्णक तंत्र जो है ये आपके दो प्रकार के होते हैं, वर्णक तंत्र फर्स्ट और सेकंड। इसको पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट अंग्रेजी में, और इसको पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहते हैं। तो दोस्तों याद रखने का एक ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम याद कैसे करें, तो देखिए वर्णक तंत्र फर्स्ट, तो एक बार आप जीरो को नेग्लेक्ट करें है ना, तो उसमें एक ही डिजिट है, याद रखने के लिए हिसाब से बता रहा हूं। तो उसको आप P700 इजी वे में याद कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए दो डाटा है ना, दो डिजिट है 6 8, जीरो को एक बार आप नेग्लेक्ट करें ना, जीरो को एक बार हटाएं, भूलें, तो इसमें दो होते हैं, तो आपके वर्णक तंत्र सेकंड। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो वर्णक तंत्र है, वर्णक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में अगर हम बात करें तो अभिक्रिया केंद्र होगा आपके P700, और सेकंड के रूप में बात करें तो P आपके 680 होता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम आगे बात करते हैं, आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रकाशिक जो अभिक्रिया है वो कैसे संचालित की जाती है। प्रकाशिक जो अभिक्रिया है वो कैसे संचालित की जाती है, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए होगा क्या कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर इसकी एक्टिविटी के दो स्टेप्स होते हैं है ना। तो उसको एक बार हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैसे इसको करें। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण दोस्तों दो चरणों में होता है ना। तो एक बार अपने ग्राफ के रूप में एक शॉर्ट वे में इसको पूरा देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आपके दो चरणों में होता है ना, दो चरणों में। एक जो अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक होता है दोस्तों आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक
अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको जो टॉपिक है ना प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है उसको बताने से पहले दोस्तों मैं एक बार पूरा जो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आगे हो क्या रहा है ना। तो बहुत इजी है, इस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए मैं आपको और इजी वे में एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देन हम हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर चलेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपके दो चरणों में होता है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया, है ना। और हमें पता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, स्ट्रोमा में, है ना। तो देखिए प्रकाशिक जो अभिक्रिया है दोस्तों उसके भी, प्रकाशिक अभिक्रिया के भी आगे दो चरण है। प्रकाशिक अभिक्रिया भी आगे दो चरणों में स्टेप में पूरी होती है। एक होता है दोस्तों आपके चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, क्या होता है दोस्तों, एक अभिक्रिया होती है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और एक होता है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, तो ये दो जो सब स्टेप्स होते हैं किसमें दोस्तों, ये टू सब स्टेप्स होते हैं आपके प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। कहां होते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, फिर हम अप्रकाशिक अभिक्रिया के ऊपर बात करेंगे। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया दोस्तों पौधे के हिसाब से दो प्रकार से होती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे एक तीन होता है इसके अंदर, ठीक है, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से ये दो प्रकार से होता है। कैसे दोस्तों, एक होता है इसके अंदर C3 चक्र और एक होता है C4 चक्र। तो दोस्तों इन पैटर्न के तहत, इस पैटर्न के तहत हम क्या करेंगे, हम ये जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ऐसे तो दोस्तों ये हमारा आने वाला जो टॉपिक्स है ना, ये आने वाले टॉपिक्स है या मैं यूं कहूं कि ये हमारा पूरा चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर से पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया को समझाइए, है ना, तो अपने को दोनों को एक साथ लिखना है। या फिर छोटे क्वेश्चंस के रूप में बात करें तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या है एक्सप्लेन कीजिए, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या है एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, या फिर C3 चक्र क्या है, C4 चक्र क्या है। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो अब इनमें बात करें कि सर ये चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है क्या, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक, है ना। तो पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, देन वन बाय वन हम सबकी चर्चा करेंगे। चलो तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया। टॉपिक क्या है दोस्तों, टॉपिक है हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया, राइट। और प्रकाशिक अभिक्रिया में फर्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण ये है क्या, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले यहां बात करें प्रकाशिक अभिक्रिया मीनिंग क्या है। कि प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि वो अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, या यूं कहूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश का होना बेहद जरूरी है ना। तो इसको पहले हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये है क्या। तो अगर इसको देखें तो बात करें कि सूर्य के
प्रकाश की उपस्थिति में। तो दोस्तों एक छोटी सी लाइन में हमने इसको पूरा फिनिश किया है कि प्रकाशिक अभिक्रिया का मीनिंग क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो। क्लियर। अब बात करते हैं इनके दो प्रकारों के ऊपर, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है ना, और दूसरा था अचक्रीय। तो पहले चक्रीय के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसी कोई ना कोई अभिक्रिया होती होगी जिसमें क्या बनता है, एक चक्र बनता है। दोस्तों क्या बनता है, चक्र बनता है। अब देखिए प्रकाश फास्फोरिलीकरण, तो प्रकाश का मतलब होता है प्रकाश, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो ये तो हो गया प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है। अब बात करें फास्फोरिलीकरण। तो दोस्तों ध्यान रखना, फास्फोरिलीकरण यानी कि फास्फोराइलेशन अंग्रेजी में अगर बात करें तो, है ना, तो फास्फोरिलीकरण का मीनिंग होता है दोस्तों कि फॉस्फेट का जुड़ना, फॉस्फेट का जुड़ना, या यूं कहूं कि वह अभिक्रिया जिसमें एटीपी का निर्माण होता हो। तो देखिए इसको मैं दोनों शब्दों से बता रहा हूं कि एटीपी का निर्माण। क्या दोस्तों, फास्फोरिलीकरण का मीनिंग क्या है कि एटीपी का निर्माण होना। तो बात आती है कि सर ये एटीपी क्या है। तो एटीपी को मैं यहां लिख देता हूं फुल फॉर्म, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, उसको क्या कहते हैं, एटीपी। अब ये एटीपी कौन है, और ये एटीपी है दोस्तों ऊर्जा। ये कौन होती है, ये होती है आपके ऊर्जा। तो दोस्तों ध्यान रखना, एटीपी यानी कि एडेनिन ट्राई जो फॉस्फेट है उसका निर्माण जो होता है, उसके निर्माण होने की प्रक्रिया को फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो अब देखो, अब आपके सामने एक परिभाषा आ गई कि एक प्रकाश की उपस्थिति में ना, सूर्य के, और अगर लिखा जाए तो सूर्य के ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसी कोई चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो उम्मीद करता हूं कि आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं, कि वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों आपके चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ठीक है। अब सर ये है क्या, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चक्रीय जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, उस चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में आपके जो अभिक्रिया केंद्र है, तो अभिक्रिया केंद्र जो है दोस्तों वो होता है P, आपके कौन सा होता है दोस्तों, P700, है ना। तो P700 से ये स्टार्ट होता है, P700, और बाकी कौन होते हैं, बाकी होते हैं दोस्तों इनके एंटीना अणु। ठीक है। अब इन एंटीना मॉलिक्यूल्स पर दोस्तों होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, यानी कि फोटोन जब गिरता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, उत्तेजित होते हैं, है ना। तो जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर गिरता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है, मूवमेंट होता है। तो यहां से दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर उधर गति करने के बाद में फाइनली एक जगह आ जाते हैं, और यहां से निकल करके एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राही है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राही है उसके द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, इसको प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं, और वो होता है दोस्तों आपके फेरेडॉक्सिन। क्या होता है दोस्तों, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है, फेरेडॉक्सिन से दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकल करके जाता है साइटोक्रोम आपके B6, देन साइटोक्रोम F, देन
जाता है आपके प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन टर्न करके और फाइनली जाता है आपके प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस इलेक्ट्रॉन आपके अभिक्रिया केंद्र में आ जाता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। होता क्या है कि वर्णक तंत्र फर्स्ट, इसमें कौन भाग ले रहा है दोस्तों? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इसमें भाग ले रहा है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है, तो मैं लिख देता हूं फोटोन। ये कौन है दोस्तों? फोटोन। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जब इनके ऊपर गिरता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं, और फाइनली अभिक्रिया केंद्र, और अभिक्रिया केंद्र कौन सा है दोस्तों? P700। तो P700 अभिक्रिया केंद्र से होते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके फेरेडॉक्सिन, FD कौन है दोस्तों? FD का मीनिंग है फेरेडॉक्सिन। ये फेरेडॉक्सिन अपने से इलेक्ट्रॉनों को वापस से बाहर निकाल देता है, जो कि साइटोक्रोम B6। कौन लेता है इसको? साइटोक्रोम B6। कौन लेता है दोस्तों? साइटोक्रोम B6। और साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और पुनः वापस इलेक्ट्रॉन अपने अभिक्रिया केंद्र में चला जाता है। और इस दौरान दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर एक ADP और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है से मिल करके एक ATP के अणु का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश गिरा, प्रकाश, ATP बनी, फॉस्फोरिलीकरण, एक चक्कर बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना, है ना, कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, निकल करके वापस आ गया इसी में, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? चक्रीय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अभिक्रिया केंद्र से निकल करके वापस पुनः अभिक्रिया केंद्र में आ जाता है, और इस दौरान दोस्तों ध्यान रखिएगा ATP के अणु का निर्माण किया जाता है। कैसे? एक ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने से। तो दोस्तों इस को आपके बुक में दिखाया नहीं गया है ना, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा और डिफाइनली करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करें, तो वो है इसी से संबंधित कि इलेक्ट्रॉन परिवहन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये रहा दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन के रूप में अगर हम बात करें दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन। इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो दोस्तों अगर आपने पीछे अगर गौर किया है तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मूव हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है, इसी को ही इलेक्ट्रॉन परिवहन कहते हैं। कि हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह से, है ना, एक जगह से निकल करके आपने अलग अलग परिवहन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से होते हुए और आगे जाकर के आपके एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है, गति करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन परिवहन कहा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में आपके इंपॉर्टेंट काफी फीचर्स हैं, तो उनको हर एक को हम अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन परिवहन के अंदर आपके एक समझाया गया है, और वो है आपके अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, यानी कि जो हमारा सेकंड जो टॉपिक था, उस सेकंड टॉपिक को यहां पर समझाया गया है कि अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, और इसी को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी को जेड स्कीम भी कहते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। तो ये जेड स्कीम के नाम से भी फेमस है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन, या अगर हम बात करें अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है क्या,
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन चक्रीय प्रक्रिया नहीं बनती है ना, एक चक्रीय पथ नहीं बनता। लेकिन प्रकाश का उपयोग होता है, एटीपी भी बनती है, यानी कि ऊर्जा बन रही है ना, लेकिन एक अचक्रीय प्रक्रिया, चक्र नहीं बनता, इसलिए इसको अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा गया है। अब ये होता क्या है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो आपके LHC जो लाइट जो सिस्टम होता है ना, यानी कि फोटो सिस्टम जो सेकंड है, उस फोटो सिस्टम सेकंड यानी कि वर्णक तंत्र सेकंड यहां पर पार्टिसिपेट करता है सबसे पहले, ठीक है। देन यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल करके, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह में जाते हैं, जहां से ये यहां से LHC यानी कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वहां ग्रहण कर लिए जाते हैं। इनके द्वारा जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है और तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके वापस से आपके इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास आते हैं, और वहां दोस्तों ध्यान रखिएगा NADPH का निर्माण होता है। किसकी सहायता से? NADP आयन की सहायता से। तो अब ये होता कैसे है, अपने बुक में इसको एकदम शॉर्टकट में बताया हुआ है कि ना इस तरीके से जेड स्कीम पाई जाती है, और जेड स्कीम में आपके NADPH का जो है वो निर्माण होता है। तो इसको दोस्तों हम एकदम अच्छे से देख रहे हैं। तो यहां बात करें तो देखिए, यहां ये कैसे इसको बताया गया है उसकी अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है ना, कि ये जेड स्कीम नहीं होती है ना, तो यहां आपकी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ये प्रकाश अभिक्रिया की चक्रीय प्रक्रिया है ना, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, फास्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ठीक है। जिसमें अभी हमने देखा था यहां, है ना, अभी हमने यहां देखा था कि किस प्रकार से P700 से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए और फाइनली आपके कहां आ जाते हैं? P700 में। तो देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गिरा, सॉरी प्रकाश गिरा, प्रकाश गिरने से क्लोरोफिल P700 है ना एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गया, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह में गया, और पुनः इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर में आ जाता है। इस दौरान दोस्तों गौर कीजिएगा, इस दौरान एडीपी और आईपी जो है मिल करके एटीपी का निर्माण करते हैं, ठीक। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि ये जो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, यानी कि आपके जेड स्कीम, वो कैसे होती है, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से गौर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से गौर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है आपके फोटो सिस्टम सेकंड से। किससे स्टार्ट होता है दोस्तों? फोटो सिस्टम सेकंड से, जिसमें एक अभिक्रिया केंद्र हो गया, और ये कौन हो गए? ये हो गए इसके एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कौन हो गए? एंटीना मॉलिक्यूल। अब ये अभिक्रिया स्टार्ट कैसे होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया स्टार्ट होती है जल के टूटने से। जल जब टूटता है तो इसके थ्रू आपके बनाया जाता है, दो इलेक्ट्रॉन जो है उसको मुक्त किया जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, और हाइड्रोजन जो आयन है, दो हाइड्रोजन आयन को बाहर मुक्त कर दिया जाता है। रिपीट कर रहा हूं, होगा क्या दोस्तों कि जल का यहां अपघटन होगा। तो जल का यहां अपघटन क्यों होगा या कैसे होगा?
तो जब जल के ऊपर दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रकाश, है ना, ये कौन है दोस्तों, प्रकाश, फोटोन। जब जल के ऊपर फोटोन यानी कि सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो जल का अणु टूट जाता है। और जल का अणु टूट करके दोस्तों गौर कीजिएगा कि देखिए अगर हम यहां क्या ले रहे हैं 2H2O, है ना, 2H2O ले रहे हैं तो एक सेकेंड, हाँ, अगर हम यहां 2H2O ले रहे हैं 2H2O तो 4 हाइड्रोजन आयन और 4 ही इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है ना, और जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर मुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने समीकरण के रूप में बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन को निकाल दी जाती है ना। तो वो प्रक्रिया यहां होती है कि जल का अणु टूटता है, टूट करके इलेक्ट्रॉन बनाता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये इस वर्णक तंत्र के द्वारा एडॉप्ट कर लिए जाते हैं और फाइनली ये घूम करके कहां जाते हैं, ये आ जाते हैं दोस्तों आपके P680 में, यानी कि वर्णक तंत्र सेकंड में। क्लियर? अब वर्णक तंत्र सेकंड से जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, वर्णक तंत्र सेकंड से ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये निकल करके आपके जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास में। किसके पास जाते हैं? प्लास्टोक्विनोन के पास में। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। हम बात कर रहे हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण यानी कि जेड स्कीम। देखिए हम बात कर रहे हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण यानी कि जेड स्कीम कि इस डायग्राम को हम थोड़ा ओपनली खोल करके देख रहे हैं कि एक्चुअली में इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों बात करें कि फोटो सिस्टम सेकंड सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है। यहां जल का अपघटन किया जाता है जिसको फोटोलाइसिस कहते हैं। यहां जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो ये इलेक्ट्रॉन वर्णक तंत्र में ग्रहण कर लिया जाता है और यहां से अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास में। प्लास्टोक्विनोन से दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलता है आपके साइटोक्रोम, ये निकलता है आपके साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में। ये दोनों मैंने एक साथ लिख दी है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास चले जाते हैं। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो आपकी है ना, वो यहां से निकल करके आपके जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास में। कहां जाता है दोस्तों? प्लास्टोसाइनिन के पास में। इस दौरान आपके यहां ADP प्लस IP के थ्रू क्या बन जाती है? ATP। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन यानी कि निकल करके प्लास्टोक्विनोन, और दोस्तों ध्यान रखिएगा प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन वापस अभिक्रिया केंद्र में, है ना, यहां ना जाकर के अब ये चला जाता है दोस्तों आपके सेकंड जो तंत्र है, अगला कौन सा दोस्तों? वो है आपके पिगमेंट सिस्टम P700 के पास में। अर्थात ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच जाता है दोस्तों पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास में। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में चला गया, है ना। इसमें अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? P700। और बाकी सारे कौन होते हैं? बाकी सारे हमें पता है ये होते हैं आपके एंटीना मॉलिक्यूल, है ना। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, ये अब यहां से निकल करके दोस्तों पहुंच जाता है आपके फेरेडॉक्सिन के पास में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि सिस्टमैटिकली आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ रही है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला था ये मूव करके PS फर्स्ट में आ गया
और PS फर्स्ट से मूव करके फेरेडॉक्सिन। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी NAD जो आयन है, NADP आयन मौजूद है। ये NADP आयन क्या करता है दोस्तों, इस हाइड्रोजन को, है ना, ये हाइड्रोजन आयन को लेकर के और आपके क्या बनाता है, ये आपके बनाता है देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन जो यहां मुक्त हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन आयन, और NADP जो आयन है ये क्या करता है, ये इनको लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के देन NADPH का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए फेरेडॉक्सिन के पास जाते हैं, तो फेरेडॉक्सिन जो है इस इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को और यहां जो 4 हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए थे, इनको ग्रहण करता है कौन, NADP आयन। इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनोसिन आपके डाइफॉस्फेट। ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको एडॉप्ट करके और फाइनली NADPH का निर्माण कर लेता है। तो ये देखिए दोस्तों कि इसमें गौर से देखिएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस तरीके से ये ड्रॉ कर रहा है, और इसीलिए दोस्तों इसको आपके जेड स्कीम कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको जेड स्कीम कहा गया। और इसी को दोस्तों आपके क्या कहा गया, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फिर जेड स्कीम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक जिसकी हमने यहां चर्चा की थी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए और NADPH का निर्माण करता है ना, तो इसी स्टेप को हमने बड़े ही अच्छे से डिटेल से आपको आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसको रिपीट कर देता हूं कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन परिवहन का जो टॉपिक है उसमें ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव करते हैं, गति करते हैं। तो वो करते हैं फोटोसिस्टम सेकंड से निकल करके आपके प्लास्टोक्विनोन से होते हुए ये साइटोक्रोम B6 देन साइटोक्रोम F, वहां से होते हुए, है ना, यहां से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से अब ये इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र, है ना, PS सेकंड में न जाकर के PS फर्स्ट में जाते हैं, और PS फर्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करके फेरेडॉक्सिन से NADP आयन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये NADP आयन इन 4 हाइड्रोजन आयंस को 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के आपके क्या बना लेता है, NADPH का निर्माण कर लेता है। तो यहां अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने अपने 4, तो यहां ये हो गया 2 और ये हो गए ऐसे 4, तो यहां ये हो जाएंगे आपके 2 मॉलिक्यूल ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो इसमें अगर आपने गौर किया हो तो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है दोस्तों, तो इसमें एक्टिविटी हो रही है, एक जल का विघटन। क्या हो रहा है, एक यहां हो रहा है जल का विघटन। तो जल का विघटन जो प्रक्रिया है उसको भी हमने यहां एक साथ देख ली है कि किस प्रकार से जल का विघटन होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और किस प्रकार से अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार हम इसको वापस से रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए हमने दोस्तों आज स्टार्ट किया था कि जो प्रकाश तंत्र है ना, तो प्रकाश तंत्र जो है वो कैसे होता है। तो प्रकाश तंत्र में हमने बात की कि वर्णक जो तंत्र होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं
जो कि दो प्रकार से होते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में पी 700 पार्टिसिपेट करता है और सेकंड में पी 680, है ना, जो कि इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। डायग्राम दोनों में दोस्तों ध्यान रखिएगा सेम है। अगर आप पीएस फर्स्ट की बात करेंगे तो यहां अभिक्रिया केंद्र में लिखेंगे पी 700, और अगर हम पीएस सेकंड की बात करेंगे तब हम यहां क्या लिखेंगे, पी 680। ठीक है दोस्तों। देन बात करें, हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट करने में कितने स्टेप लगते हैं, तो 2 चरण भाग लेते हैं, प्रकाशिक, अप्रकाशिक। प्रकाशिक में 2 प्रकार होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय, और इसमें C3 चक्र और C4 चक्र। देन फिर हमने चक्रीय जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके ऊपर चर्चा करी कि किस प्रकार से ये कंप्लीट किया जाता है, जिसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जिस अभिक्रिया केंद्र से निकला था वापस पुनः उसी केंद्र में पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए इसको चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और इस दौरान आपके एटीपी का निर्माण किया जाता है। यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल के अपघटन की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि ये वो अभिक्रिया यहां पर नहीं की जाती। देन इसका जो सेकंड भाग था यानी कि जेड स्कीम को अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं, जिसमें इस तरीके से अब फाइनली NADPS का निर्माण किया जाता है। तो इसी को हमने बड़े ही अच्छे से फुल तरीके से इसको अपने यहां देखा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसी टॉपिक के अंदर आपको एक और थ्योरी दे रखी है, और वो है रसोपरासरणी सिद्धांत। तो वो सिद्धांत क्या है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा है कि चक्रीय और अचक्रीय, उस दोनों प्रक्रियाओं में दोस्तों अगर आपने गौर किया है तो एटीपी बन रही है और एक जगह पर NADPH2 का निर्माण होता है। तो उसी चीज को, है ना, उसी थ्योरी को बताया गया था रसोपरासरणी सिद्धांत के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करें तो ये दिया था आपके सिद्धांत पीटर मिशेल ने। तो पीटर मिशेल नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक तो इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। अब ये है क्या, वो सुने दोस्तों। अगर आपको पता हो कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहां कंप्लीट होती है, थैलेकॉइड, है ना, कहां होती है, थैलेकॉइड में। तो मान लीजिए ये एक थैलेकॉइड पीस है, ठीक है, तो यहां ये इसकी अवकाशिका होगी। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि पीटर मिशेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि भाई जल का ऑक्सीकरण होगा, जिसको जल अपघटन कहते हैं। इधर देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में टूटता है। इस दौरान पीएस सेकंड हमने अच्छे से देखा हुआ है ना, P680, यहां से प्लास्टोक्विनोन, ये रहा ना, प्लास्टोक्विनोन से होते हुए साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, यहां से होते हुए प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से पीएस फर्स्ट में, है ना, और पीएस फर्स्ट में ये आपके NADS का निर्माण कर लिया जाता है, राइट। तो दोस्तों इसी डायग्राम को आपको यहां इस पीटर मिशेल वाले डायग्राम में बताया गया है। तो इस डायग्राम को देख करके ही बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। तो हम एक एक पहलू के ऊपर बात करेंगे। तो अब हुआ क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहां तक पहुंच जाते हैं। अब इस दौरान दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है ना, देखिए यहां हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, एक यहां हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि अवकाशिका में यानी कि ल्यूमेन में, किसकी, थैलेकॉइड की सॉरी, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की प्रवणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवणता। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन आयन की प्रवणता, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटॉन की ग्रेडियंट कहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं।
तो जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो दोस्तों यहाँ एक बल डेवलप होता है, एक एक्टिविटी डेवलप होती है ना, जिसमें उच्च विद्युत रासायनिक वैभव जो है ना, वैभव का मतलब है यहाँ वैद्युत विभव, ध्यान रखना, की प्रवणता बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने शायद बात की भी है कि कोई भी पदार्थ अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर मूव करता है, उसको विसरण कहते हैं, राइट। तो यहां क्या होता है कि जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा यानी कि प्रवणता ज्यादा हो जाती है तो ये ज्यादा से कम की ओर मूव करता है, जो कि इनकी जो पार्टिकल है ना CF0 CF1 से होते हुए, और यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों कि CF0 ये एक अनएक्टिव फॉर्म होता है यानी कि निष्क्रिय अवस्था होती है, और जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है ना, कौन सा एटीपेज सिंथेटेज है ना, एटीपी सिंथेटेज जो एंजाइम है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है देन ये अपने अंदर हाइड्रोजन को लेकर के और इस तरीके से इस ल्यूमेन से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इस दौरान एडीपी से एटीपी के अणु का निर्माण कर दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में है ना, इस पूरी प्रक्रिया में जब जब हाइड्रोजन आयन बनता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, उससे एक प्रवणता डेवलप होती है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसको लेकर के अपने अंदर ये जो है ना एंजाइम कौन सा एटीपी सिंथेसिस, ये अपने अंदर लेकर के इसको इस ल्यूमेन से बाहर निकालता है, और इस दौरान एडीपी से एटीपी के अणु का निर्माण किया जाता है। और इसी को दोस्तों ध्यान रखिएगा रसोपरासन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोपरासन सिद्धांत, और अंग्रेजी में कहते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, कीमोऑस्मोटिक सिद्धांत या थ्योरी सिद्धांत। और इसी को आप क्या कहता है? रसोपरासरण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा एग्जामों में पूछा जा सकता है कि रसोपरासरण सिद्धांत क्या है, किसने दिया? तो ये दिया था पीटर मिशेल ने। ठीक है, क्या है कि इस दौरान ल्यूमेन में अवकाशिका में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है आयन की, जो कि अपने उच्च मान से निम्न विभव मान की ओर मूव करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में, परिवारों में ना सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच।